यस, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो आप सब नए नए नहीं लग रहे हो मुझे क्योंकि फाउंडेशन के कारण ना। तो यस, वेलकम बैक टू अवर फर्स्ट क्लास ऑफ 12th स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स। तो आप सबको पता है हम लोग महाराष्ट्र में हैं और आपका जो सिलेबस है उसमें दो पार्ट्स है। यह है आपका पार्ट 1 और यह है आपका पार्ट 2। कितने कितने मार्क्स के होंगे दोनों पार्ट्स आपके? दोनों पार्ट्स आपके 40-40 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स 40-40 मार्क्स का भी ब्रेकअप कैसा है? पहले तो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जानते हो आप लोग, है ना। इस 100 मार्क्स के पेपर में से इंटरनल मार्क्स कितने होते हैं? 20। बढ़िया। ये कैसे मिलेंगे आपको? बढ़िया, गुड स्ट्रैटेजी। हाँ, और ये 80 डिवाइड हुआ है दोनों सेक्शन में 40-40। सर थोड़ा अच्छा नहीं हुआ माइक। 40-40 एक दिन मैं माइक के नाम से जाना चाहूंगा, मुझे लगता है मुझे इतनी प्रॉब्लम है। हाँ, तो 40-40 मार्क्स का पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो 40-40 मार्क्स है इसमें एमसीक्यू कितने होते होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस वगैरह? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोलेंगे एग्जैक्टली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें 12 और इसमें भी 12, 12 क्वेश्चन, जिसमें से 6 एमसीक्यू होंगे। मुझे टॉस करके तुक्का लगाते हैं, 3 ट्रू और फॉल्स, उसमें और चांसेस अच्छे, और 3 फिल इन द ब्लैंक्स, बस उसमें गड़बड़े नहीं। बट फिर भी आवाज देके किसी से पूछा तो पूरा आंसर नहीं पूछना पड़ता खैर मजाक करो, आप लोग तो कभी चीटिंग नहीं करोगे, करना भी नहीं चाहिए। तो 40 में से 12 क्या है? मल्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 एमसीक्यू, 3 ट्रू फॉल्स, 3 फिल इन द ब्लैंक। और बच्चे 28 मार्क आपको मेहनत से लाने हैं वहां पे पेपर में लिख के बराबर, ठीक है। ये आपका पेपर है। और अगर आपको वेटेज बताओ तो ये पार्ट 2, इसमें जो चैप्टर है आपके कमीशन, ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, क्या लगता है कितने कितने मार्क्स के होंगे ये लोग? बेसिकली ये 6 मार्क्स का, ये 6 मार्क्स है बेसिकली इस पे। इंश्योरेंस एन्युटी के आपके मार्क्स हो गए 4, रिग्रेशन के 8, 7, 6, 9, 11। टोटल करो तो 40 हो गया क्या? टोटल यस, आई होप ऑनलाइन वालों को दिख रहा है। कितना हो बेटा? ज्यादा तो नहीं हो गए? पहले दिन मैथ्स की क्लास और टोटल मिस्टेक कितनी आ रही? टोटल जो आ रही वो बताओ कितनी? 58 इज द राइट आंसर। क्योंकि आपको तो पता है स्टेट बोर्ड में 40 मार्क के लिए 58 मार्क्स का आता है, तो आप पूरे एक्स्ट्रा लिख के आओ, जो सही रहा उस पर मार्क्स आते हैं। सही बात है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि कोई एक जगह पे मार्क्स मिलेंगे। सॉल्व 2 आउट ऑफ 3, आपने तीनों किया तो आपको पता है ना, जो भी दोनों सही रहे उसमें मार्क्स आते हैं, तो ये भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। और रही बात पार्ट 1 की, तो इसमें ये मैथमेटिकल लॉजिक के 8 मार्क्स है, मैट्रिसेस के 8 है, इसके 7, 9, 7, 5, 4, 10, टोटल 58। हम सचिन सर को आवाज देते प्लीज एक बार, थैंक यू। ये भी 58, ठीक है। ये वेटेज है, वेटेज पता रहा तो स्ट्रैटेजी बनती ना स्टार्टिंग से, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। बट क्यों छोड़ेंगे ना कोई भी, है ना। तो चलो एक बार अपन पूरा सिलेबस भी डिस्कस कर देते डिटेल में। ज्यादा चाहोगे ना क्या पढ़ने वाले हैं, तो साल भर मजा आएगा या सजा? तो खैर मैथ्स क्यों पढ़ते वैसे अपन? मजे के लिए। मजा इज वन थिंग, सबको नहीं ना। तो बोलो बेटा, क्या आप भी मजा चाहते हो? मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं बेसिकली अपन? मतलब व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैथ्स? देखो मैं आपको बताता हूं कि एक चैप्टर है मैथ्स में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिफरेंशिएशन। ये मैथ्स वर्ल्ड का सबसे टफ चैप्टर है पूरे मैथ्स वर्ल्ड का, ठीक है। तो और ये आपको कभी काम नहीं आएगा समझो, फिर भी लोग पढ़ाते हैं उसको। क्यों? कि किसी ने इतना बढ़िया आविष्कार किया, सिलेबस में रखा, देखो हमने ढूंढा है। ऐसा नहीं है, बेसिकली टेस्ट योर माइंड। तो जब भी आप आगे भी जॉब के लिए जाओगे ना, तो मैथ्स वर्सेस नॉन मैथ्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। तो प्लस बेसिकली आपको तो पता है, हमने कई बार 11th में भी बात की होगी कि मैथ्स आपके ब्रेन का एक्सरसाइज है। जितना एक्सरसाइज करोगे, उसके बिना भी लोग जी लेते बिना एक्सरसाइज के, फिजिकल भी। बट जैसे फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, वैसे मेंटल फिटनेस के लिए
मैथ्स है। तो अब दिमाग के अंदर कुछ ऐसे ऐसे तो घुमा के कर नहीं सकते, आओ पटको नहीं, तो उसके लिए मैथ्स है बेसिकली। तो मैथ्स के कुछ चैप्टर आपको डायरेक्टली काम आएंगे बीइंग इन कॉमर्स, कुछ चैप्टर नहीं आएंगे काम, एंड इट इज ओके। साइंस में तो और भी बुरे हाल है, बट ठीक है, एक्सरसाइज दोनों जगह हो रही है मेंटल, बट एटलीस्ट ये चैप्टर्स आपको काम आएंगे। तो जैसे अभी मैथमेटिकल लॉजिक है, ये पार्ट 1 डिस्कस कर रहा हूं पहले। मैथमेटिकल लॉजिक ये कैसा चैप्टर है? एक्चुअली कुछ लेक्चरर्स इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, कभी कभी चीजें बहुत टफ रहती है। आई हैव हैड डिनर, मतलब ऐसे कुछ कुछ सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, यू वुडंट नो मी अनलेस यू नो, मतलब समझ है, तो चीजें कॉम्प्लेक्स होती तो उसका मीनिंग नहीं निकल पाता। तो उसके लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंस को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट करके मैथोलॉजिकली उसका आंसर ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब सेंटेंस कॉम्प्लेक्स हो जाए उसको तोड़ तोड़ के ट्रू फॉल्स और मैथ्स में कन्वर्ट करो एंड देन उसके आंसर्स बताओ, यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह यूज करके। तो वो अपन लॉजिक चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ जाएगा जब आएगा। मैट्रिसेस इज बेसिकली, आपने टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सुना है ना? अच्छा है ना, पढ़ने के लिए कितना अच्छा है। लेकिन दो टेबल में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, मैट्रिसेस सिखाएगा अपने को। तो ये एक, इसमें 3 ही चैप्टर है पार्ट 1 में। एक चैप्टर ये हो गया, एक चैप्टर ये, और ये पूरा एक परिवार है बेटा, ये पूरी एक ही फैमिली है बेटा। ABCD, स्पेलिंग, वर्ड, सेंटेंस, ग्रामर सब एक साथ आ गए, एक ही परिवार के ये सब। तो इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने लिए एप्लीकेशंस, है ना, वो पढ़ाएंगे और एप्लीकेशन में आएंगे। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन, बट अप्लाई करने के लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए कि नहीं। तो एप्लीकेशन किस टाइप की, जैसे मैं आपको इजी एग्जांपल देता हूं, हमको किस टाइप के प्रॉब्लम आने वाले हैं। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है और आप लोग आइसक्रीम्स बना के मैन्युफैक्चर करके सेल करते हो, ठीक है। अब ये आपकी सेल्स है, समझो इस साल की सेल 100, ये अलग अलग सेल्स का एस्टिमेट है और अलग अलग प्रॉफिट्स है। 100 सेल पे प्रॉफिट 60, इस पे प्रॉफिट 70, इस पे प्रॉफिट समझो 75, इस पे प्रॉफिट 72, इस पे प्रॉफिट 68। बताओ कितना मैन्युफैक्चर करोगे? व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव? सेल अच्छी करना या प्रॉफिट अच्छी करना? सेल या प्रॉफिट? प्रॉफिट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, सेल तो रास्ते में है, सही बात है कि नहीं बेटा? तो आप इसमें कौन सा सिलेक्ट करोगे, कितने की सेल करना चाहोगे? गिवन अ चॉइस 120 वाली, क्योंकि उस पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, उस पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज, एकदम भी जीरो पे मत जाओ, मतलब वो, हाँ एकदम प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, सही है। तो देखो ना, भले 120 के बाद सेल 130 है, सेल 130 है, लेकिन प्रॉफिट डाउन हो जा रहा, क्यों डाउन हो रहा होगा? एक रीजन है, सिंपल समझाता हूं। क्या आप सब कैंप आए थे जयवंत में? अपन बस से गए थे, इस बार नहीं जाएंगे, बस से नहीं जाएंगे, हाँ बस से नहीं जाएंगे। तो कैसा है, अब मान लो 50 सीटर बस थी और कितने लोग बैठते थे उसमें? 50 ही समझो, मान लो कोई एडजस्ट नहीं करता आजकल, 50 सीटर बस में 50 लोग। अब मान लो 40 बच्चे आते है ना, और जो भी उसमें अपना कॉस्टिंग निकलता, और 40 की जगह अगर 50 बच्चे आ जाए तो क्या प्रॉफिट थोड़ा बढ़ेगा कि नहीं? और तो अपने आप पे प्रॉफिट और लॉस दोनों नहीं करते, होता तो लॉस ही होता, प्रॉफिट तो कभी नहीं। ये सोच के फीस अनाउंस होती है कि पूरे 50 आएंगे, बट कम आ जाए तो क्या होगा, लॉस हो जाएगा। बट 51वां बच्चा आया, अब मान लो छोटी गाड़ी नहीं होती तो क्या करना पड़ेगा, एक और बस, सही है, बस के बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली उस केस में क्या होगा, सेल बढ़ गया, रिसीट ज्यादा हो गया, 50 से ज्यादा रिसीट 51 की, 51 मतलब 50, वाह 50 में एक ज्यादा, वाह। तो 50 की जितनी सेल है क्या 51 की उससे ज्यादा होगी? 2000 रुपए अगर कैंप की फीस है, 50 लोगों ने जितना दिया, क्या 51 की टोटल उससे ज्यादा होगी कि नहीं? लेकिन प्रॉफिट कम हो जाएगा या लॉस बढ़ जाएगा, क्यों बताओ? फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। तो ये रीजन है, ऐसे दोनों टाइप की कॉस्ट होती है मार्केट में, वेरिएबल और फिक्स। वैसे मान लो रूम की कैपेसिटी 100 है और अब 105 बच्चे आ गए एडमिशन के लिए, तो क्या करने का है कि नहीं? तो बैठ पाएंगे क्या दरी डाल के? नहीं है नीचे ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग, नहीं वो भी नहीं, नीचे में कोई और क्लास है, 4 फ्लोर है, 11 12 स्टेट बोर्ड, 11 12 CBSE। अब क्या करेंगे बताओ? हाँ आप बताओ, ये प्रॉब्लम है आपके सामने, तो क्या करोगे? नहीं, अगर 100 पे एडमिशन क्लोज होती है ना, तो आदमी तो ये अज्यूम करेगा कि 110 एडमिशन ले सकते, 10 एब्सेंट ही रहते हैं, सही है। हाँ नहीं, ऑनलाइन ये सब ऑफलाइन का एडमिशन, ऑनलाइन की 20 अलग है बेटा, ठीक है।
तो मान लो 110 तक लेंगे, बट 111वां आदमी आएगा तो क्या करेंगे? चलो बाजू में बैठ जा बोलेंगे बट 112वां आया तो क्या करेंगे? अब फैसिलिटी देनी है, ऐसा कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करना है, ऐसे हवा में सीटें बांधेंगे क्या बैठे हुए ऐसा डबल डेकर नहीं होगा ना। तो बेसिकली या तो उसे नो बोलना पड़ेगा या तो एक और रेंट पे जगह देनी पड़ेंगे एंड वहां पे पढ़ाना पड़ेगा। सही बात है। क्या उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी? तो देखो सेल बढ़ रही है बट प्रॉफिट कम हो जा रहा है। वैसे ही यहाँ पे हुआ, सेल बढ़ गया बट प्रॉफिट कम। तो हाउ टू फाइंड एग्जैक्ट पॉइंट कि यहां पे तो एग्जैक्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो आपको समझाया ये कैपेसिटी के साथ समझाया, बट फैक्ट्री में ऐसी कैपेसिटी एक चीज होती है, बट उसके अलावा ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि गिवन दैट ये सारी कैपेसिटी पॉसिबल है, गिवन दैट ये सारी कैपेसिटी पॉसिबल है, तो कितनी सेल करना? आपने आंसर क्या बोला? 120 की। ये आंसर ये चैप्टर आपको निकाल के देगा। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, स्पेशली डेरिवेटिव का एप्लीकेशन, कि कितनी सेल करना जिसपे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, या कितनी सेल करना जिसपे आपका कॉस्ट मिनिमम आए। सही बात है। प्रॉफिट मैक्सिमम का मीनिंग समझे क्या? मैंने तो आपको एग्जांपल दिया 100, 110, 120, 130, 140, बट हो सकता है 122 पे 76 जा रहा था, उसके बाद से गिरना शुरू हुआ, तो वो हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये निकालता है ये चैप्टर। तो चैप्टर जब आएगा तो अपन लोग पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। बट यस, वो पूरे इस जगत का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है। तो अगर आप उसे फेस कर सकते हो, मतलब इससे डिफिकल्ट पूरे सीए के 4 साल के सिलेबस में कुछ नहीं है। सीए और इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, बिकॉज सीए बिंग वन ऑफ द टफेस्ट, उसका एग्जाम्पल दिया। ये चैप्टर जिसको आ गए उसको, आपके पास तो ऑप्शन है 12 तो आप कैसे भी निकाल लोगे, टेंशन नहीं, अच्छे मार्क्स से निकाल लोगे, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। बट अगेन जो चैप्टर का आपने फेस करना सीखा, तो इट इज लाइक वन अचीवमेंट, इट इज अचीवमेंट कि आप ये चैप्टर को फेस कर सके, अपना टैलेंट उससे डिफाइन होता है। इसलिए मैथ्स वालों को स्पेशल प्रायोरिटी मिलती है जॉब्स और सब जगह, क्योंकि इसको फेस करके आए होते हैं। डिफिकल्ट काम है, फेस करना एक चीज है, पहला तो वही होता है, फिर उस पर मास्टरी भी लाएंगे, बट अगेन फेस करना भी एक सबसे बड़ी चीज होती है। तो वो आप पढ़ने वाले हो। कमिंग बैक टू, अब ये इंटीग्रेशन में क्या होता है, थोड़ी बस ब्रॉड आइडिया दे रहा हूं कि आप पढ़ने के वाले हो। अगर मैं आपको बोलूं कि रूम की एरिया फाइंड करो, कैसे फाइंड करोगे? कैसे करोगे? ऐसे ही लेंथ गिनोगे, ये गिनोगे, इंटू कर दोगे। मान लो ये ऐसे में, समझो ऐसे में 50 फुट है और समझो ऐसे में 30 फुट है, तो कितना हो गया 50 बाय 30, 1500 स्क्वायर फीट। तो अगर मुझे यहाँ पे टाइल्स लगानी है ये रूम में, तो कितनी टाइल्स खरीद के लानी पड़ेगी? 1500 स्क्वायर फुट टाइल्स खरीद के लाने पड़ेगी। मानते हो क्या? ये पता है ना आपको, ऐसे ही गिनते 50 बाय 30 का कमरा, 1500 स्क्वायर फीट की टाइल्स खरीदना तो पड़ेगा। कितनी दूर, मैं थोड़ी बोलूंगा 2-4 दे दे, है ना। कम भी नहीं ला सकते, ज्यादा लाके भी वापस करनी पड़ेगी, तो कहते आएंगे तब ये गिन के जाते, इतनी एग्जैक्ट चाहिए, समझ रहे? दीवार पे टाइल्स लगानी है तो दीवार का भी लेंथ और ब्रेथ ऐसा गिन देंगे, हाइट वेट जो भी बोलना है, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये रूम ऐसा हो जो मैं शेप बनाने वाला हूं, अब बताओ इसमें कितने स्क्वायर फीट टाइल लगेंगी? इसमें तो हमने 1500 बताया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी शेप हो सकता है, मैं जानबूझ के बस सर्कल नहीं करना चाह रहा उसको, क्योंकि सर्कल में आप कह दोगे पाई आर स्क्वायर इज वन फॉर्मूला, बट वो भी डिराइव इंटीग्रेशन वगैरह से ही हुआ है। स्पीयर सुना है? स्पीयर, बॉल इज अ स्पीयर, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला किसी ने पढ़ा होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। समझे भैया, HF बहुत नहीं चाहिए और एवरेज एकदम 0 ही, आ नहीं रहा मजा। हाँ ठीक है, MF भी चलेगा थोड़ा, बट वो आ नहीं रहा है, बेसिकली आता है हाँ। तो बेटा कहा था मैं, उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ध्यान है क्या? तो बेसिकली जो 4/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूला यहां से डिराइव हुआ है। अपने को बहुत डिराइव नहीं करना है, बट मैं बता रहा हूँ इंटीग्रेशन आपको एरिया अंडर द कर्व निकाल के देता है। ये जो कर्व वाला पार्ट है, अगर वो सर्कल नहीं है एग्जैक्ट या सेमी सर्कल नहीं है, तो उसकी एरिया कौन निकालता है? इंटीग्रेशन। ये एक नया एस्पेक्ट है, इसलिए बहुत फेमस हुआ। क्या ऐसे गार्डन या ऐसे फ्लोर हो सकते हैं जो एकदम सीधे सीधे नहीं है, तो उन सबकी एरिया कौन निकालेगा? ये। और उसकी बहुत सारी एप्लीकेशन स्टॉक मार्केट में है। जितने भी मॉडल है स्टॉक मार्केट में लोग जो बनाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी निकालने के, या कब इन्वेस्ट करना कब नहीं, सब उसी के बेस पे होते हैं। तो जो स्टॉक में जाने वाला है उसका ऐसे बहुत सारे मॉडल रेडीमेड मिलेंगे एंड कुछ मॉडल खुद भी बनाएगा, लेकिन उसके लिए चैप्टर्स आने चाहिए।
एंड टू प्रूव दैट आप में कुछ बात है, ये चैप्टर आने चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में पूछे जाएंगे, जॉब इंटरव्यू के टाइम भी। कंपल्सरी नहीं है, बट आता है तो एच तो हमेशा होता है। पार्ट 1 के चैप्टर्स ज्यादा नहीं थे, 3 ही कैटेगरी थी। पार्ट 2 के कमीशन के बारे में कुछ बताना है, हम इसी से स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस, तो तभी बता दूंगा डिटेल में। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस तो पता होगा आपको, आपने कई सारी कहानी भी डिस्कस की इंश्योरेंस पे, आपको तो पता है। तो बेसिकली यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है अपने को, लाइफ इंश्योरेंस भी थोड़ा सा ही है, मेनली है फायर इंश्योरेंस वगैरह। कंपनी में क्या होता है, फायर के कारण जो नुकसान होता है उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करके देती है, क्योंकि आप उनका प्रीमियम पे कर रहे होते हैं हर साल कि कभी ऐसा कुछ हुआ तो उतना कवर करना, तो दैट इज फायर इंश्योरेंस वगैरह। उसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे। पता है, एक दुकान पे, एक शॉप पे या एक कोई भी मार्ट जो भी होगा उस पर जब आग लगती है तो क्या नुकसान होता है? 2 टाइप का मेनली। मेंटल नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं, क्या नुकसान आता है मेनली दिखता है। पहला, गुड्स खराब हो गए तो उसकी भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करके देती है, उसे कहते हैं लॉस ऑफ गुड्स पॉलिसी। क्या कहते हैं? लॉस ऑफ गुड्स पॉलिसी। और दूसरा सबसे बड़ा डैमेज, ऐसे जैसे बिल्डिंग को डैमेज, बिल्डिंग इंश्योरेंस भी होता है, फर्नीचर इंश्योरेंस भी होता है, वो हर चीज का होता है, वो अपने को नहीं है बस सिलेबस में। एक और इसमें होता है प्रॉफिट। कैसा? मान लो कोई सुपरमार्केट है जो रोज के 1 लाख रुपए कमा रहा है, पॉसिबल है? अब उसमें आग लग गई, गुड्स तो खराब हुए लेकिन उसको रिस्टोर करने में 1 महीना लगेगा, तो ये गुड्स क्लियर करके नए गुड्स बुलाना, पूरा अंदर से पुटिंग पेंटिंग सब कुछ करना, क्या 1 महीना लगेगा कि नहीं? तो 1 महीने में उसने क्या खोया होगा? प्रॉफिट खोया। क्या खोया? प्रॉफिट। इसे कहते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्या कहते हैं? लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। या सीए का हो जाता है प्रॉफिट कितना, वो मुझे ना, मैं तो रोज के 5 लाख कमा रहा था, है कि नहीं? तो लोग जानबूझ के भी ऐसा करते हैं, 5 लाख कमा रहे बोल के, ये भैया हमने ये आग लगाई, मतलब हम कमा रहे 1 लाख बिना आग के और आग लगा के 5 देंगी कंपनी, लोगों ने ऐसा किया है। ठीक है, दूसरी चीजों में इसमें नहीं। खैर, ये वाला कंसेप्ट जो है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इंडिया में नहीं चलता, क्यों? इसका आंसर अकाउंटेंसी में है। एक्सपेंस की संभावना है तो भी उसे अकाउंट फॉर कर लिया जाता है प्रोविजन नाम से, लेकिन जब तक के इनकम अकाउंट्स में थोड़ा बहुत पढ़े, कंजर्वेटिज्म आया होगा। प्रूडेंस में क्या पढ़े? प्रूडेंस में, ठीक है। कंजर्वेटिज्म में क्या पढ़े? लॉसेस का बना, बट इनकम अकाउंट फॉर कर सकते क्या? नहीं, जब तक वो आएगा नहीं। तो वैसा ही है, लॉस ऑफ प्रॉफिट आप वो कैसे करोगे? तो यहां बहुत नहीं चलता है वो, ठीक है। बट कुछ कंट्रीज में वो पॉलिसी भी है, पहले था, अभी हटा दिया उन्होंने 2-3 साल से। तो खैर, ये आपका हुआ इंश्योरेंस। व्हाट इज एन्युटी? आप में से कौन सीए फाउंडेशन में नहीं है? ओके, बताओ ना अच्छे से, घबराने की क्या बात है बेटा? ओके, एंड कौन है? आई होप डेटा मैच है। ओके, बेसिकली उसमें ये टॉपिक आने वाला है, इसलिए पूछा। 12th में भी एन्युटी। एन्युटी इज लाइक फिक्स्ड पेमेंट या फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड पेमेंट या फिक्स्ड रिसीट। आप अगर करना पड़ेगा 5 मिनट, ठीक है, मैं भी करता हूं। हाँ सुनो बेटा, ज्यादा नहीं चाहिए, क्लियर नहीं आ रहा है। देखो बेटा, आप बैंक के लोन की ईएमआई पे करते हो, हर महीने पेमेंट देते हो, दैट इज योर एन्युटी। आपको रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है हर महीने, दैट इज ऑल्सो एन्युटी। तो ये सबके कैलकुलेशंस अपने को यहाँ पे आने वाले हैं। तो सीए फाउंडेशन में तो है ये, बट 12th में भी आने वाला है, हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ भी 2 बार होगा रिविजन, और जिनके लिए तो नया है उनके लिए तो पूरा होने वाला है। लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन इज लाइक आपके पास पिछले 5 साल का डेटा अवेलेबल है कि हमने 2000 में, मतलब हमने 5 साल पहले समझो 5 लाख प्रॉफिट कमाया, उसके बाद 6, 7, 8, तो बताओ इस साल क्या कमाने वाले हैं? 9। ऐसा कुछ तो भी ट्रेंड बना के, वो लीनियर ट्रेंड, मतलब ये लीनियर ट्रेंड होगा, नाम है लीनियर रिग्रेशन। कि अगर 2 डेटा होने चाहिए हमारे पास, 2 डेटा, जैसे एक डेटा बना देते, इन्होंने 2 घंटे पढ़ाई किया, इनके 80% आए, इन्होंने साल भर 3 घंटे पढ़ाई किया, 90 आए, इन्होंने 4 घंटे करेंगे तो कितने आ जाएंगे? समझ रहे? ऐसा पास्ट के 5 साल के डेटा के बेस पे 6वें साल का गेस करना, वो होता है लीनियर रिग्रेशन।
और इसी में अगर डेटा में एक चीज क्या थी, टाइम, ये था आवर्स पढ़ाई और मार्क्स। एक क्या हो सकता है, प्राइस के हिसाब से डिमांड, 100 रुपए पे इतनी डिमांड है, 105 पे इतनी, 110 पे इतनी, तो 115 पे कितनी होगी। तो दो डेटा का आपस में जब कनेक्शन पॉइंट्स दिए हो 5 साल के, हम एक इक्वेशन बना देंगे और 6वें साल के बारे में जज करेंगे, वो हो गया। और इसी में जब टाइम हो, टाइम यानी जब एक्स एक्सिस पे ईयर्स आ जाए कि 2000 में हमारा प्रॉफिट ये था, 2005 में इतना, 2010 में इतना, तो बताओ 2015 में कितना होगा, तो वो टाइम सीरीज कहलाएगा। लीनियर रिग्रेशन का स्पेशल टाइप टाइम सीरीज है। लीनियर रिग्रेशन में हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कोई भी हो सकता है, लेकिन जब एक्स एक्सिस आपकी ईयर्स में आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, टाइम सीरीज। समझा? उसके बाद आता है आपका इंडेक्स नंबर्स। ये तो आपको पता है, प्राइस राइज वगैरह होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकलता है, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, ये सब हम पढ़ेंगे। कंपेयर टू लास्ट ईयर इस साल महंगाई बढ़ी कम हुई, कैसे कैलकुलेट करना है वो। फिर एक लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत सही चीजें हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग भी आपको एग्जैक्टली बताएगी कि समझो, जो मैं जब डेरिवेटिव्स की बात कर रहा था वो भी एक मेथड है, और यहाँ पे इसकी मेथड काफी सिंपल है, जो बताता है आपने कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, या कितनी क्वांटिटी बेचो ताकि कॉस्ट मिनिमाइज हो, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ना अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, आपका ऐसे एक बिजनेस आइडिया है ना, आपका एक छोटा सा दुकान है 100 स्क्वायर फीट का, समझो किसी का पांठेला है 100 स्क्वायर फीट में, उसे प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उसके कंस्ट्रेंट्स क्या है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए? वो तो बोलेगा मैं 2 करोड़ के सेल कर देता हूं, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सही बात है, लेकिन हो पाएगी क्या? सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। क्या कंस्ट्रेंट है उसका? पहला, जगह छोटी सी है, एक एक आदमी कंटिन्यू भी आता रहा तो उतनी सेल नहीं हो सकती क्योंकि जगह नहीं है खड़े होने की। दूसरा कंस्ट्रेंट, इतनी सेल करने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए कि नहीं? अरे रोज के अगर उसको 1 लाख चॉकलेट्स बेचनी है तो स्टॉक में तो होना चाहिए ना, तो उसके लिए पैसा लगेगा, कैपिटल। तो उसका कंस्ट्रेंट है पहला, जगह का कंस्ट्रेंट, मनी कंस्ट्रेंट, टाइम मैन पावर कंस्ट्रेंट। ये सब कंस्ट्रेंट को ध्यान में रखते हुए कितनी सेल वो कर पाएगा प्रैक्टिकली, ये निकाल रहे। या फिर दूसरा, ये तो हो गया उसको बहुत ज्यादा सेल करनी है लेकिन कंस्ट्रेंट ध्यान में रखते हुए नहीं हो पाएगी। और एक इसका रिवर्स कि भैया कम से कम करना है लेकिन उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा आ जाए। खैर चैप्टर आएंगे तब देखेंगे। एक होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट इज लाइक आपके पास 10 ट्रक है और आपको 10 ट्रक को 10 सिटीज में भेजना है। सब नागपुर में आपका मेन है हब। 10 ट्रक को 10 सिटी में भेजना है, तो कौन सी ट्रक कौन सी सिटी में भेजोगे तो डीजल कॉस्ट सबसे कम आएगी। 10 ट्रक 10 सिटी भेजना है, कौन सी गाड़ी कहां भेजे ताकि डीजल कॉस्ट सबसे कम आए, उसका मॉडल है असाइनमेंट प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग इज लाइक, मान लो आपका बेटा मान लो आपका शर्ट, आपका कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग हब है। देखो अच्छी हो रही है अभी। आपका ना एक कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसमें ना आपका जो अभी वो आ गया था ना, फिर क्यों चेंज किया? कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग हब है ना। अब उसमें ऐसा है बेटा कि ना आपके पास बहुत सारे ऑर्डर्स आए, टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग, सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग, है ना, टाई मैन्युफैक्चरिंग, 4 टाइप के, टी शर्ट, शर्ट, सॉक्स, टाई। तो बताओ सबसे पहले क्या मैन्युफैक्चर करना ताकि आपका आइडल टाइम कम से कम हो जाए? इनका ऑर्डर रीअरेंज करना, पहले शर्ट, फिर टी शर्ट, फिर सॉक्स, फिर टाई, और समझो 100 आवर्स में कंप्लीट होता है। लेकिन ऑर्डर चेंज करके 100 आवर्स से कम में होता होगा तो क्यों ना करे? समझ रहे? तो कम से कम टाइम में ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए ऑर्डर का क्या ऑर्डर होना चाहिए, मतलब वो जो ऑर्डर्स लोगों से आते हैं उस ऑर्डर का अपन ने क्या सीक्वेंसिंग ऑर्डर करना चाहिए। समझ रहे? 1 2 3 4 में करना कि 4 3 2 1 या 2 1 4 3, किसमें टाइम और कॉस्ट मिनिमम आए, ये कहां देखेंगे अपन? सीक्वेंसिंग के टाइम पे, है ना। इंटरेस्टिंग चैप्टर। कंपनी में आप ही बताओ, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम आएगा कि नहीं भाई? 10 अलग अलग टाइप के ऑर्डर है, कौन सा कब करना ताकि मशीन खाली ना पड़ी रहे। तो ये बेसिकली सीक्वेंसिंग पे ध्यान देके वहां से निकलता है। और इसमें तो हम लोग बाइनोमियल वगैरह पढ़ेंगे। शॉर्ट में क्या बताओ, जब आएगा तब देखेंगे। प्रोबेबिलिटी पे थोड़ा सा बेस्ड है, वेरी गुड थिंग। तो ये आपका वेटेज जो शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। किसी को कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप लोग बताइए। कितने लोग ये सोच के बैठे कि टफ जाएगा? किसको लगा इजी जाएगा? मीडियम? वो ये सेफ ऑप्शन है बीच में।
अब उसका टफ, वेरी टफ एंड मीडियम टफ, तो मीडियम टफ ठीक है। नहीं, मैथ्स अगर टफ नहीं है, बेसिकली आपके क्या बोलते हैं, आपके लेवल के बाहर का नहीं है अगर, तो बेसिकली पढ़ के फायदा नहीं है। तो ऐसे चैप्टर्स है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा, ऑब्वियसली न्यू पढ़ने आए हैं, और आप ये लेवल पे हो अब तक के जो 10वीं तक पढ़े, तो सिलेबस यहाँ का आएगा, वो पढ़ोगे तो आपकी लेवल यहाँ पहुंचेगी। फिर तो बेसिकली सिलेबस आपके लेवल के ऊपर होता है ताकि आप भी धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ा सको। तो मैं ये नहीं बोलूंगा इजी जाएगा, बट ये भी नहीं बोल रहा हूं कि टफ जाएगा, बट बने रहना इज दी चैलेंज। तो फर्स्ट चैप्टर अपना कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। यस, सबको बुक तो मिल गई होगी? नहीं, नोटबुक नहीं मिली? स्टिकर उस पे चलो डन। नहीं दे देना, ऑफिस से दे देना बेटा। तो क्या कहना है आपका, बोलो। नहीं ना, ऐसा वो नहीं आया। क्या चीज? अब पता नहीं बट क्या इशू है। तो अच्छा, सुबह का तो जमा था, वो हो गया, बट अभी का माहौल में। हाँ बेटा, ये डन सबका? ठीक है, छोड़ दो। हाँ चलो बेटा, सुनो, ध्यान से सुनो। बट वही ना, रोज जैसे आधा घंटा इसमें गया, वो नहीं होना। एक मेरा एक चैनल सेट कर दो, और फिर वो ना डिस्टर्ब हो। ऐसे 5 है ना? अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, तो कहां थे? कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट। बेसिक बताता हूं, कभी आपने प्रॉपर्टी की बाय सेल देखा है? देखा नहीं देखा है? छोटा सा प्लॉट खरीदते हैं अपन 10 लाख का, ठीक है, बड़े पे नहीं जाते। अब अगर ये जो 10 लाख का प्लॉट आप खरीद रहे हो, है ना, तो क्या इस पे कमीशन वगैरह आने वाला है? कमीशन बोलो, ब्रोकरेज बोलो, दोनों सिमिलर टर्म्स है, कभी कभार मीनिंग चेंज होता है, बट चलो कमीशन, क्या इस पे कमीशन आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। मान लो सिंपलिसिटी के लिए 2% कमीशन है, मार्केट में 1-2% चलता है, देखा है कभी आपने कि नहीं? मान लो 2% कमीशन है। अब ऐसा है कि वो कमीशन 2% कितना हो जाएगा 10 लाख का? अब मुझे बताओ, आपको प्लॉट बेचना है, ये बेच रहा है, आप खरीद रहे हो। सुनो बेटा, ये बेच रहे, वो खरीद रहे, तो बताओ इनकी जेब में पैसा कितना पहुंचेगा? 9,80,000। और उनकी जेब से कितना पैसा जाएगा? 10,20,000। तो बीच में गैप तो 40,000 का हो गया। दोनों से कमीशन कलेक्ट किया? यस, दोनों से कमीशन कलेक्ट होता है। कई बार सिर्फ एक से कमीशन कलेक्ट होता है। तो मान लो अगर प्रॉपर्टी की बाय सेल चल रही है, तो लोग क्या करते हैं, फिर पहले ही बात कर देते कि चल भैया तू मुझसे भी 2% लेगा बेच के देने के, है ना, आप सब ब्रोकर हो गए, तो इनसे भी 2% लेंगे, इनसे भी 2, तो देने वाले हैं क्या बेटा? तो ये क्या करेंगे, बोलेंगे कि हम दोनों से 1-1% ले लो। कितना कितना? 1-1% दोनों से, ताकि नेट इफेक्ट उतना ही आए। तो 1% हो गया 10,000। अब क्या होने वाला है यहाँ पे? बेसिकली आपको ये समझना है कि जो बायर है, बायर को जो प्रॉपर्टी मिली, वो 10 लाख की प्रॉपर्टी उसने खरीदा, और उसने कमीशन पे किया इस पे 10,000। तो बताओ वो चीज कितने की पड़ गई उसको? 10,10,000 की। बायर ने जेब से पैसे कितने निकाले? अगर उसको बैंक से लोन देना या बजट अरेंज करना, कितने किया? 10,10,000। 10 लाख की प्रॉपर्टी और साथ में 10,000 का कमीशन। लेकिन एट द सेम टाइम जो सेलर था, सेलर, मुझे बताओ उसने कितने की प्रॉपर्टी बेची? 10 लाख की। लेकिन ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए उसको बेसिकली कितने का एजेंट को कमीशन या ब्रोकरेज देना होगा? 10,000 का। तो उसकी जेब में क्या पहुंचेगा? 9,90,000। प्रॉपर्टी 10 लाख की है ओ बेटा, प्रॉपर्टी 10 लाख, लेकिन ना इसके 10 लाख दिख रहे ना उसके दिख रहे, दोनों में गैप है।
तो देखा जाए तो बायर के जेब से कितना पैसा निकलेगा? बायर के जेब से 10,10,000 और सेलर की जेब में कितना पहुंचेगा? 9,90। तो ये 20,000 का उसकी जेब से 10,10 निकला, वहां पहुंचा 9,90, बीच का कहा गया? ब्रोकरेज को, वो ब्रोकर को कमीशन कितने हजार का गया? 20,000, दोनों से 10,10,000। इज दैट ओके एवरीबॉडी? तो इस केस में अगर देखें कैश फ्लो, तो जो बायर है उसकी जेब से टोटल पैसा निकला है 10,10,000, जिसमें से सेलर को मिला है 9,90,000 और भैया ब्रोकर को मिला है 20,000। कितना पैसा निकला उसकी जेब से? 10,10,000। उसे कितना मिला सेलर को? 990, ब्रोकर को 20। तो ये जो 20 ब्रोकर को मिला, ये पूरा बायर ने दिया या सेलर ने दिया? दोनों ने आधा आधा। बात समझ गई क्या? तो उसके जेब से पूरा 10,10 निकला, 10 एक्स्ट्रा, और उसको जब देने की बारी आई 10 लाख, तो उसने उससे भी 10 ले दिया। दिस इज वन टाइप ऑफ कैश फ्लो, ठीक है? या फिर इसी को ऐसा भी प्रेजेंट कर सकते हैं कि भैया बायर ने सेलर को दिया 10 लाख, फिर इसी बायर ने ब्रोकर को दिया 10,000 और सेलर ने भी ब्रोकर को दिया 10,000, तो ब्रोकर की कमाई 20 लाख। सॉरी 20,000 बेटा, यस माय राइट। ठीक है, तो बायर ने क्या किया? ईमानदारी से इसको 10 लाख दिया और 10,000 इसको दिया। अब सेलर क्या करेगा? उसके 10 लाख में से 10,000 इसे ट्रांसफर करेगा। तो इसके पास आए कितने? आवक 10 लाख, जावक 10,000, तो क्या बचा उसके पास? 9,90,000। दैट्स इट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत, कोई डाउट तो बताओ। बस इतना सा कंसेप्ट है कमीशन का। दोनों लोग परसेंटेज देते हैं, ठीक है? ये थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट द थिंग इज, पड़ा कितने का? 10-10 का, इसको 990। हो गया? इतना हो गया बेटा? बढ़िया। चलो एक हाथ क्वेश्चन करके देखते हैं बुक का, थोड़ा लगेगा कि कुछ अच्छा है, फिर अपन विद क्वेश्चन जो जो चीजें आएंगी वो डिस्कस करेंगे। एजेंट चार्जेस 12% कमीशन ऑन सेल। कितना चार्ज करता है? 12%। क्या आप सबको परसेंटेज निकालना आता है कि एक बार सिखा दूं? बता दो एक बार। 20% ऑफ 400, ये कैसे निकालेंगे? परसेंट इन्हें 20/100 ऑफ इन्हें इंटू 400, समझ रहे? 80, हाँ या ना? कोई दिख रहा है क्या? देख लो, मैं नहीं देख रहा हूं। ओके, 12% कमीशन चार्ज करता है। कितना मिलेगा टोटल सेल पे? टोटल सेल 48 की। वेरी नाइस। कमीशन का फॉर्मूला क्या है बेटा? 12% ऑन सेल, 100 ऑन इन इंटू सेल। कितना हो गया बताओ? 48,000। कितना आ जाएगा? 5760। बस खत्म, बस खत्म। 5760। हाउ मच डज द सेलर गेट? बोला सेलर को क्या मिला इसमें से? अब सेलर की बुक्स में देखो आप क्या हुआ होगा। बुक्स ऑफ सेलर, कितने में बेचा बेटा उसने? 48,000 में। लेकिन उसमें से कमीशन ऐड होगा कि माइनस होगा? 48,000 उसको मिले और उसे ना 5760 का ब्रोकरेज देना है, तो नेट कितना मिला उसे? नेट प्रोसीड्स 42,240। कितना मिला नेट? 42,240।
ओके एवरीबॉडी, एजेंट चार्जेस 12% कमीशन, 48,000 का 12%। इससे आसान क्या ही रह सकता है, सीधा परसेंटेज निकाला, बस एंड में क्या हुआ, ये माइनस हुआ। ठीक है, चलो आगे बढ़े, बोलो बेटा, किसी को परसेंटेज निकालने में दिक्कत गई ना? ठीक है, सेल्समैन को 3% कमीशन मिला 50,000 तक के, उससे ज्यादा 4%। आपको पता है हर कंपनी में अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली आप कभी रिलायंस डिजिटल गए होंगे या कोई भी सुपरमार्केट गए होंगे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट जहां पे चीजों के आइटम की वैल्यू बड़ी बड़ी है, एसी खरीदने, फ्रिज खरीदने। यहां क्या होता है, जो बेचने वाला होता है ना, इनफैक्ट एप्पल स्टोर में भी, ऐसे मोबाइल के शॉप्स में भी, जो बंदा बेच रहा है उसे मिलता है उस पर कमीशन। तो क्या सैलरी मिलती होगी कि नहीं? सैलरी मिलती है तो कमीशन क्यों मिलता है? आप बताओ, सैलरी मिलती है तो कमीशन क्यों मिलता है? क्या? तो ऐसा है बेटा कि जो सैलरी वो क्यों देते हैं, उसके टाइम के लिए, कि उसने यहाँ पे जितना टाइम दिया, खड़े रह के हमेशा लोगों को समझाया। कुछ लोग ये नहीं चाहते, उनको समझा दिया, कुछ लोग को बस देखने ही आना है, सबको टाइम दिया, उसका सैलरी है। लेकिन कमीशन उसके लिए एक मोटिवेशन है। आप बोलोगे सैलरी पे काम कर, कोई भी आया तो बोलेगा देना है, लो नहीं जान दो, ऐसा है ये वो, समझ रहा है क्या? कुछ भी बोल सकता है ना, वाई विल ही कन्विंस यू? उसका तो टाइम जा रहा है 10 से 6 का टाइम, 6 बज गए घर जाने का, तो क्या बोलेगा 6:15 हो गए, जान दो ना, कल देख लेना, ऐसा वैसा। बहुत बहुत जगह बोलते हैं लोग तो कि भैया टाइम हो गया रहने दो, देयर इज नो मोटिवेशन। बट अगेन कुछ जगह जहां पे कमीशन के फॉर्म में मोटिवेशन दिया जाता है कि यार 6 बज गए, उसका टाइम हो गया, बट फिर भी अगर उसे कमीशन है तो क्या करेगा, समझाएगा, 1 घंटा और बैठ के समझाएगा, फॉलोअप्स देगा रोज कॉल करके, क्या हुआ, आप लेने वाले थे, आने वाले थे, समझ रहा है? कमीशन क्यों देते? ताकि वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स ले उसे कन्विंस करने के, और उसने वो बेच के दिया, अदरवाइज वो लेने वाला था क्या? नहीं, या अदरवाइज वो सेल होती नहीं होती, जो भी होता, बट अगेन उसने कन्विंस किया, उस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए क्या दिया उसे? कमीशन। अब बेसिकली इस स्ट्रक्चर में उन्होंने क्या बोला है, कितनी सेल तक के तेरे को 3% देंगे, थोड़ा सा कमीशन ताकि तू बेचे। तो 3% क्यों दिया बताओ? उसको बोल रहे सैलरी भी दे रहे हैं, 3% भी बहुत है, क्योंकि इतने लोग तो आने वाले हैं हमारे यहां, इस पर थोड़ा कमी दे कमीशन। ये तो भैया आने वाले, जरूरी नहीं कि तूने मेहनत किया, लोग वैसे भी आ रहे थे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन हाँ हम तो इतनी सेल कर पाते हैं हर महीने या रोज की, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी के थ्रू। अगर इसके भी ऊपर तूने बेच के दिया तो कमीशन 4%, यानी वहां तेरी एक्चुअल स्किल की टेस्ट हो रही, समझ आया क्या? हेलो, नॉर्मल सेल तो कोई भी बंदा करके देगा, एफर्ट लगेगा ऑब्वियसली, उसके लिए अपन उसे रिवॉर्ड कर रहे हैं 3%, बट क्या बोल रहे हैं, इसके भी ऊपर सेल गई, ये तो हर बार जाती है, हर आदमी करके देता है, 3% मिलता है, 3% नहीं देंगे वो भी नहीं बिकेगा, बट 3% आज तक का रिकॉर्डेड दिया तो सब लोग 50,000 तक सेल कर ही रहे हैं, उसके ऊपर नहीं गई तो उसको क्या बोल रहे हैं, अच्छा उसके भी ऊपर करके दिया तो 4%, तो क्या वो और एफर्ट्स देगा? एंड पता है ऑल द वे उसे पता है 50 के ऊपर ज्यादा कमीशन है, तो 0 से 50,000 भी फास्ट करवाएगा, है ना, ताकि उसे वो स्पेस पे पहुंचे जहां उसे 4% कमीशन आएगा। इज दैट ओके बेटा? आपको शायद समझा नहीं होगा, बट अगर एक एसी 40,000 का है तो उसका 3% क्या होता है, 1,200 रुपए एक एसी, है ना, जो सैलरी वो अलग है, एक एसी के 1,200, और ऐसा अगर वो 20 दिन बेचता है तो ये 24,000 उसके अलग हो गए, बाकी जो सैलरी है वो तो है। तो खैर फाइंड टोटल इनकम ऑन सेल ऑफ 2 लाख। अब देखो जो टोटल उसकी इनकम होने वाली है वो हो जाएगी 3% किसका, 50,000 पे 3%, और 4% का है बेटा, 4% 50,000 के ऊपर जितना होगा, कितना है 50,000 के ऊपर, कितना, 1,50,000, ये हो गया 1,500, सही, और ये कितना हो गया 6,000, 7,500 उसका टोटल कमीशन बना है, टोटल इनकम बना है। ज़ाहिर ओके? किस चीज के पैसे आ गए उसको ये बताओ, किस चीज का है बेटा, कमीशन बोलो, इनकम हुई उसकी, जो भी नाम देना होगा, बेसिकली यहां पे कमीशन वर्ड यूज होगा,
प्रॉपर्टी में ब्रोकरेज यूज होता है, बायर सेलर को मिला दिया। यहाँ पे सेलर के बिहाफ में वो काम कर रहा था, उसके यहाँ पे बायर्स आ रहे थे तो उसे क्या दिया, कमीशन दिया। बस इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं है ना। तो यस, इसमें किसी को दिक्कत कोई डाउट तो आप लोग बताइए। ओके, तो मुझे बताओ पैसे कितने देगा बायर यहाँ पे, बायर पैसे कितने देगा यहाँ पे बताओ। बायर तो क्या 2 लाख देगा, बायर 2 लाख ही देगा, क्या उसके ऊपर कमीशन देगा क्या कि तूने मुझे बेच के दिया नहीं ना, वो 2 लाख देगा। दुकानदार को कितने मिलेंगे 2 लाख, लेकिन उसी 2 लाख में से मुझे बताओ वो उस आदमी को कितने पे करने वाला है, 7,500। ये ओके बेटा, बढ़िया, दैट्स इट, कितना सिंपल था। चलो थर्ड वाला, मिस सरस्वती वॉज पेड 88,000 एज कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, रेट ऑफ 12.5%। बेटा कमीशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, 12.5% ऑफ सेल्स, मानते हो कि नहीं। सीधा बोला जो भी बेचते हो उसका 12.5% भैया हम आपको देते हैं, जो भी बेचते हो उसका 12.5% आपको दिया जाता है। ये ओके बेटा। अब कमीशन कितना है उनका बताओ, कमीशन है उनका 88,000। कितना है बेटा, 88,000। अब सेल्स कैसे कैलकुलेट होती है किसी की भी, निकालना क्या है, एक कंप्यूटर 32,000 का कितने कंप्यूटर बेचे। सेल्स कैसे आती है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, जानते हो क्या आप, कितनी क्वांटिटी बेची, क्या प्राइस वाली बेची, सही बात है। सेल कैसे आई, क्या प्राइस वाली कितनी क्वांटिटी बेची उसके ऊपर। तो ये 88,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 12.5 इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। प्राइस कितना एक का 32,000। ये सब मिला के कितना आ रहा है, 1 जा 8 जा 7,04,000। तो 7,04,000 डिवाइड बाय 32,000 इज योर क्वांटिटी। कितना, कैलकुलेटर तो नहीं यूज किया, ट्वेल्थ में अलाउड नहीं है। 22 क्वांटिटी। आप चाहो तो इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हाउ डू यू वेरीफाई बेटा, वेरीफाई कैसे करोगे, आप करो 32,000 इंटू 22 करो, या अगर टोटल सेल उसका 12.5% निकालो, ये कैसे पे वेरीफाई कर सकते हो। 32,000 का एक इंटू 22 क्वांटिटी, तो टोटल सेल आ जाएगी, और उसका क्या कमीशन जा रहा है 12.5%। करो के बाजू में वेरीफाई। वेरीफाई करना मतलब चेक करना अपना आंसर सही है कि नहीं। इज दैट ओके एवरीबॉडी। तो मुझे बताओ सेल्स कितनी हो जाएंगी, 22 नहीं 32, हाँ मैं 22 बोल रहा था कि शायद 32,000 इंटू 22 जो भी था, हाँ 7,04,000 की सेल, कमीशन है 12.5% ऑफ 7,04,000। जरा देखो तो क्या कमीशन 88,000 आ गया, हाँ या ना, बढ़िया। देखो ठीक बेटा, ठीक। आपकी 12th की शायद बैच नहीं बनी होगी ना मैम, वो भी एक बनानी है इनकी, उस पर असाइनमेंट्स के लिए। जमा बेटा क्वेश्चन जमा। ये थोड़ा सा हैवी इसलिए था कि सेल्स को प्राइस इनटू क्वांटिटी लिखना पड़ा। प्राइस 32,000, क्वांटिटी हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया 22। कोई दिक्कत कोई डाउट है तो बताओ, नेक्स्ट देखते हैं। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। क्या आपको पता है कि इन जनरल
इसके बाद सबसे बड़ा ये कौन है क्रिकेटर? हाँ, रोहित शर्मा। सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट कौन कर रहा होगा अभी? धोनी। धोनी क्या अभी सबसे ज्यादा है? एंडोर्समेंट्स कम है ना, किसके ज्यादा है? वो तो जो खेल रहा वही होगा, विराट कोहली। चलो समझो, लेटेस्ट टेक वन एग्जांपल। विराट अभी दो काम करता है। पहला बोलो, क्रिकेट खेलता है। उसके शायद वो, मुझे लगता है साल के 5 करोड़ कमाता होगा। आईपीएल के कितने वो जोड़ दो? 21 और साथ में 7, 21 और 7 28 करोड़ है विराट कोहली के। सही, 7 + 21। किसी को डाउट? संपर्क। हाँ जी, ओके। लेकिन आपको लगता है इसकी जो एडवर्टीजमेंट से रेवेन्यू होगा वो कितना होगा? एनी गेस? ठीक है, 150 करोड़। अब विराट कोहली का मैनेजर बैठेगा, बोलेगा अच्छा क्रिकेट खेल के कितना टाइम देना पड़ता है 28 करोड़ कमाने को? अंदाज, डेज में बात करते, डेज में। साल के समझ लो मोटा मोटा 10 महीने, मोटा मोटा। और एडवर्टीजमेंट को कितना देना पड़ता होगा? 5-5 मिनट एक बार, ऐसी 20 एडवर्टीज, 100-200 एडवर्टीजमेंट होंगी। मोटा मोटा एक महीना टाइम वेज गिन के एवरेज में कैलकुलेट करके 1 महीना। अब कोई भी एक बिजनेसमैन क्या बोलेगा बताओ? इसको जो भी एडवाइस देना है एज ए कंसल्टेंट, आपको क्या बोलोगे? 10 महीने में 28 कमाता है, 1 महीने में 150, तो क्या करना चाहिए उसने? हाँ, क्रिकेट छोड़ के। समझ रहे क्या? हाँ, अगर ऐसा किया तो भैया एडवर्टीजमेंट ही नहीं मिलेगी। मतलब वो इसमें टिका हुआ है, इसलिए यहां पे कमाई है बेटा। हेलो, पक्का? आप हल्दीराम गए हो? वहां अभी भी 10-12 रुपए की सॉफ्टी मिलती है, 12 रुपए की। आपको ये चीपेस्ट 20 हो गई क्या अभी अभी? तो बेसिकली अभी इतनी सस्ती सॉफ्टी मिलती है, बट और छाछ लस्सी जो भी अभी भी काफी चीप है। उसके कारण लोग आते हैं और मिठाई में एक्स्ट्रा देके जाते हैं, मे बी, तो या जो भी चीज में। तो बेसिकली वो कम नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो वो सोचेगा कि जान दो, ये बंद करो, जो जितनी जगह सॉफ्टी मशीन को लग गई उसकी जगह एक और न्यू मशीन रखे, न्यू प्रोडक्ट, तो क्या होगा? सेल्स कम हो जाएगी। हो सकती है, खैर उसकी नहीं हो गया, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच गया है। बट द थिंग इज, इसने अगर क्रिकेट खेलना बंद कर दिया तो एडवर्टीजमेंट जीरो नहीं होगी, बट इंपैक्ट होगी। तो क्या इतनी ज्यादा मिलेगी? क्या इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में उसने क्या करना चाहिए? क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। ठीक है, धोनी भी आईपीएल में, क्यों? ताकि आई डोंट नो, मे बी एडवर्टीजमेंट्स या मे बी उसका कोई और प्लान होगा। वो बड़े लोग हैं, अपने को नहीं पता उनकी कैलकुलेशन। बट यस, कितने लोग लास्ट ईयर तक धोनी फैन थे आप में से? एक भी नहीं? धोनी फैन कोई नहीं था? हाँ, कौन अभी भी है धोनी फैन? ओके, ऐसा कोई नहीं जो लास्ट ईयर था बट इस बार नहीं है, उसके 8 डाउन 7 डाउन आने के बाद? नहीं, ओके, खैर कोई बात नहीं। अभी न्यूज में बहुत चल रहा है ना, तो ओके। अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन। जागे आप लोग, जागे हो? हेलो, एक सवाल, एक रिडल पूछता हूं, बताना, ठीक है? जान दो कल पूछता हूं। अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हर। कितना? 6.5% टोटल कमीशन ऑन सेल मेड बाय हर प्लस अ बोनस ऑफ आधा ऑन दिस सेल ओवर दिस। अब बताओ बेटा, दो चीजें क्यों है? कमीशन दे रहे ना, फिर काय का बोनस है? तो सैलरी या कमीशन दे रहे हैं उसको काम करने के लिए, सैलरी से बेटर कमीशन क्यों है? टू कीप देम मोटिवेटेड। सही है। अब मान लो यहाँ पे कमीशन नहीं होता है, सैलरी होता है, जैसा भी, तो हम लोग उसे वो दे रहे होते, ही शी वुड हैव बीन हैप्पी। बट ये जो बोनस दे रहे हैं उसको इसके ऊपर ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम उसे ये बोल रहे हैं कि ये सेल तो वैसे भी होने वाली है हमारे ब्रांड की, इसके ऊपर अगर कुछ हुई तो उसमें तुम्हारा हाथ है। हेलो, तो इसके ऊपर हम आपको सिर्फ कमीशन देंगे, मगर आप इस सेल की, और कमीशन तो दे रहे हैं ना, ये सेल भी होने को ना उसके लिए कमीशन दे रहे, ये तो हो जाए, लेकिन उसके भी ऊपर हुई तो कमीशन देंगे कि नहीं देंगे? ऊपर का देंगे, प्लस क्या देंगे? बोनस एक्स्ट्रा देंगे। क्यों? वाकई में अगर 20 की सेल 30 पहुंची, मतलब उसने एफर्ट्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया, समझा? तो उसको उसके ऊपर क्या मिलेगा? बोनस भी मिलेगा। बात समझ रही है? तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं।
आप लोग कभी ना कभी पढ़ोगे, कॉस्टिंग नाम का सब्जेक्ट आता है, बीकॉम में भी आता है, सीए इंटरमीडिएट में भी है। सीए इंटरमीडिएट में तो बढ़िया डिटेल में आएगा, उसमें आपको चैप्टर ये वेजेस के ऊपर, तो आप उसमें अलग अलग प्लान्स देखोगे क्या क्या दिए जाते हैं फैक्ट्री में, तो वेरी नाइस। खैर, टोटल कमीशन कैसे आएगा अनीता का? उसे मिलने वाला है 6.5% कमीशन ऑफ सेल प्लस बोनस। बोनस कितना? 0.5%। किसका मिलेगा 0.5? सेल्स माइनस 20,000 का। ये ओके बेटा? लेट द सेल्स बी सेल्स। एक्चुअली सेल्स से लिखा ना मैंने, तो इसके लेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखता तो क्या करना पड़ता? डिफाइन करना पड़ता। लेट द सेल्स बी एक्स। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आप चाहो तो फॉर्मूले के फॉर्म में वो लिख सकते हो, कमीशन जाना है उसे प्लस बोनस। और ये उसे कितना मिला है टोटल कमीशन? 3400। अब क्या करेंगे, आधे को ना दोनों से इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा? आधा सेल माइनस आधा इंटू 20,000। वाह, वेरी फास्ट। हाँ, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है क्या? तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। 3400 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 340। 7 सेल्स और इसमें 10,000 जोड़ के 350। सेल्स हो गई 50,000 की। अब हम वेरीफाई कर सकते, कैलकुलेटर है तो उठाओ। देखो उस पर 20,000 का 6.5% एम प्लस कितना है? 38,000, 1,300, 1,300। अब देखो 20 के ऊपर कितनी है इसकी सेल? ये जो 50,000 20 के ऊपर कितना है? तो 30,000 का आधा % निकालो। एक मिनट, 30,000 का आधा क्यों भैया? फिर से गिनो। ये जो 6.5% है पूरे 50 पे जाएगा ना, तो 50,000 का 6.5% निकालो, कितना आ रहा है? 50,000 इंटू 6.5% एम प्लस। नहीं आया, आ गया 3250, सही आया। और ये बोनस कितने पे मिलेगा? बोनस 30,000। तो 20 के ऊपर कितना है? 30,000, उसका आधा % निकालो, 1,500। तो 3,250 और 1,500 कितना हुआ? सॉरी 150 आना चाहिए। 30,000 का 1% 300 का आधा % 150। 3,250 और 150 3,400। इज दैट ओके एवरीबॉडी? बोलो बेटा बोलो। दो चीजें दे रहे, सिंपल क्या है इक्वेशन जो बना? सेल का 6.5%, सेल का 6.5% और बोनस कितना? बोनस 20,000 के ऊपर जितना गया, कितना गया? 30,000, उस पर आधा % बोनस एडिशनल। ठीक है, तो अगर ब्रेकअप देखे तो फर्स्ट 20 पे आपको क्या क्या मिला? कमीशन मिला, बोनस। अगले 30 पे आपको क्या मिला? कमीशन मिला क्या? यस, बोनस वो भी मिला। कैसे भारी हो गया कि कैलकुलेशन में पहला चैप्टर कि मैट्रिसेस शुरू करना था? मैंने पहली बार शुरू किया, हर साल मैं सिर्फ मैट्रिसेस पढ़ाता है वो फर्स्ट चैप्टर, हर बैच में, सालों साल। बट पहली बार ये कैलकुलेशंस बोला ताकि दिमाग पे टेंशन ना हो, बट कैलकुलेशन ही टेंशन दे रहे, तो उल्टा हो गया। बेटा कमीशन कर लिया करे, कमीशन निकालना पड़ता, देना पड़ता, कभी कभी मिलता। ठीक है, ये वाला समझाओ एक बार। हाँ बोल रहे ना बोल रहे? बताओ एक बार। देखो क्या हुआ, टोटल कमीशन में क्या क्या दे रहे बेटा उसको? एक तो कमीशन दे रहे और दूसरा बोनस दे रहे। कमीशन कितना मिल रहा है सेल का?
6.5%। और बोनस कितना है? आधा परसेंट। काय का आधा परसेंट है? 20 के ऊपर जितनी सेल उसका, तो 20 के ऊपर कितनी वो कैसे जानेंगे? सेल माइनस 20,000, ये सबको जमा किया। 20 के ऊपर कितनी कैसे आएगा? सेल माइनस 20,000। सोच के देखो 50,000 में से 20 के ऊपर कितना है? 30,000। कैसे निकाला? 50,000 माइनस 20,000। वाह। तो ये आधे को दोनों से इंटू किया, फिर ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, कॉमन डिनोमिनेटर रखा, 100 को इसके पास भेजा, 6.5 और आधा 7 हो गया। 10,000 उसके पास जाके क्या हो गया? माइनस था इधर, तो इधर आके ऐड हो गया। 3.5 लाख डिवाइड बाय 7 कितना आया? 50,000। दैट्स इट। और बताइए कोई दिक्कत, कोई डाउट? होमवर्क दे दो आज का, बढ़िया। ठीक है, आज का होमवर्क है, और ये 1 अप्रैल है, मजाक नहीं कर रहा हूं, होमवर्क है, ठीक है। तो आप क्या करना, 6.5 का 7.5 करना, 6.5 का 7.5, अब बोनस को कर दो 1%, बोनस को कर दो 1%, इसको कर दो 4,500। फाइंड द सेल्स। वैसे अगर मैं बताऊं आपको, तो चेक कर देता हूं, आपकी मेहनत वेस्ट ना हो। ठीक है, जो भी आएगा डेसिमल आएगा, और क्या होगा करके जाओगे बेटा आज से। बस, तो आज की क्लास यहाँ रोकते हैं, थोड़ा सा रिपीट करूंगा, थोड़ा सिलेबस आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास। अगर आपका जब बैच बन जाएगा तो होमवर्क अपलोड इस साल से हर बार करना है, फिलहाल ये करके रख दो, फोटो खींच के रखना, जब भी एक दो दिन बैच बनता है तो अपन अपलोड भी करेंगे। बाय एवरीबॉडी।